नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मॉनसून सत्र कुछ खास रहने वाला है, ये उम्मीद सभी को थी। सरकार इस सत्र में कुछ तो बड़ा करने वाली है कि ये सत्र आने वाले काफी समय तक याद रखा जाए, ये भी सब कयास लगा रहे थे। लेकिन इस सत्र की शुरुआत इतनी धमाकेदार होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। कि सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और कारण बताया जाता है स्वास्थ्य कारणों को। कहा यह जा रहा है कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर दिक्कत है, इसीलिए अब वो और समय तक उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके चला, बुढ़ापा ऐसी बीमारी है कि उसके अंदर आकर वो रीढ़ की हड्डी ही दिक्कत करने लगी। जगदीप धनखड़ शायद पहले ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे जिन्होंने ये बहत बताया कि उपराष्ट्रपति का पद एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। हमने तो यहां उपराष्ट्रपति उन लोगों को भी बनते देखा जिनके लिए ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने ईरान में जाकर भारतीय रॉ के अधिकारियों को पढ़ाया। ऐसे बहुत से, अब आपको बहुत सारे उपराष्ट्रपति के नाम याद भी नहीं होंगे, ज्यादातर के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ वो थे जो राज्यपाल रहते हुए जिन्होंने ये बताया कि राज्यपाल क्या कर सकता है बंगाल के अंदर। जगदीप धनखड़ वो थे उपराष्ट्रपति रहते हुए जिन्होंने यह बताया कि उपराष्ट्रपति पद कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से राज्यसभा उन्होंने चलाई। जया बच्चन, कल्याण बनर्जी, राघव चड्ढा, संजय सिंह, कौन ऐसा हाई प्रोफाइल नाम नहीं था, कई कई बार के सांसद नहीं थे जो ये मानते थे राज्यसभा तो मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसा व्यवहार करूं। उन्होंने कहा नहीं, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा, और अपनी बात को कहने में कोई संकोच भी नहीं करते थे। और शायद उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है, इसके ऊपर भी बात होगी, कारणों के ऊपर बात होगी, बहुत सारे उत्तराधिकारियों की बात चल रही है, उनके ऊपर भी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ राज्यसभा को चलाते थे, जनरली होता क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है बहुत कम समय चेयर पे बैठता है, भैया जो उपसभापति है वो चला लेगा, या बहुत सारे और लोग हैं उन्हें कह दिया जाता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा समय वहां देते थे। तो जगदीप धनखड़ जी जितने एक्टिव थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, कल भी जो बिजनेस अकाउंट कमेटी है उसकी बैठक ली दिन में, फिर उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं शाम को फिर लेनी है, और उसके बाद जब शाम को भी काम पूरा नहीं हो पाया, फिर ये तय मंगलवार यानी आज 1 बजे उसकी बैठक होनी है। उनके कार्यकाल, उनके कार्यक्रम लगे हुए थे राजस्थान में, एक्टिव पूरे थे। इसका मतलब स्वास्थ्य कारण तो ठीक है, पब्लिक को बताने के लिए कि भैया डॉक्टर ने एडवाइस करा है और ये सब है, ठीक है, पब्लिक को बताने के लिए बहुत अच्छा है और शायद बहुत सारे लोग मान भी जाएं। लेकिन क्या कारण है? संभावनाएं कम है। क्या कारण हो सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा हो रही है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। देखिए अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो अभी समय के साथ पता लगेगा, लेकिन बहुत सारी एक सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सरकार और जगदीप धनखड़ जी के बीच में बहुत चीजें सहज तरीके से नहीं चल रही थी। अभी एक पीछे एक प्रकरण आया था कि जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि मुझे जो मेरी गाड़ी का काफिला है, उसमें जो गाड़ियां हैं उसमें चलना मेरे लिए बहुत सहज नहीं है। वो चाहते थे कि उन गाड़ियों को रिप्लेस किया जाए। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि कोई हाई प्रोफाइल, कोई 2 4 5 करोड़ वाली मर्सिडीज बेंज आ जाए या कुछ ऐसा रोल्स रॉयस आ जाए, कुछ नहीं, जो स्वाभाविक है, जो सभी को मिलती है वैसी ही हो, बस थोड़ी इन्हें चेंज कर दी जाए क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है। सरकार ने वो चेंज करने से मना कर दिया, एक्सपेंडिचर के नाम पर या जो भी उनका रीजन रहा होगा। तो वो चीजें उपराष्ट्रपति कार्यालय को, जगदीप धनखड़ जी को बहुत सही नहीं लगी। तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए, अब तक ये कहीं खबरों में नहीं थी, अब इस्तीफा हो गया तो एकाएक ये चीजें खबरें बाहर आने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहजता के साथ आगे नहीं चल रहा था। अब उसके बाद एक कारण और दिया जाने लगा कि भैया जो धनखड़ साहब थे वो थोड़े वोकल थे। अब उनकी जो वोकल थे वो किस तरीके से काम कर रहे थे, वो बंगाल में बड़ा काम आया। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बने और वहां आकर जिस तरीके से संसद के अंदर और खासकर जुडिशरी के खिलाफ वो जिस तरीके से खुलकर बोल रहे थे, एक तो हमने निशिकांत दुबे को देखा, एक जगदीप धनखड़ जी को देखा, वो जिस तरीके से वोकल होकर जुडिशरी और उसके फ्लॉज को सामने लाकर रख रहे थे। खुद में बहुत बड़े वकील रहे हैं, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं,
उपराज्यपाल, माफ कीजिएगा, राज्यपाल हैं, मंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो इस व्यक्ति का बैकग्राउंड तो हल्का नहीं था। तो जो ये बोलता था ये व्यक्ति, उसकी वेटेज निश्चित तौर पर थी। और जुडिशरी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, जुडिशरी बहुत सहज नहीं थी। और सरकार को यह लगता था कि जो फाइन बैलेंस है सरकार और जुडिशरी के बीच में, क्योंकि सरकार चाहती है जुडिशरी में रिफॉर्म हो, चीजें बेहतर हो, इसलिए महाभियोग भी लाया जा रहा है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। लेकिन एक लाइन क्रॉस हो रही थी बार बार। और जो जुडिशरी है, जब धनखड़ साहब बोलते थे तो जुडिशरी में ये मैसेज जाता था कि सरकार की लाइन है। धनखड़ साहब अपने स्वतः संज्ञान से वो चीजें बोल रहे थे। निश्चित तौर पर हर भारतीय उस जुडिशरी में व्याप्त जिस तरह का एक तरीके से भ्रष्टाचार कह लीजिए या जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए, जिस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है, हर कोई आहत है। और उसमें धनखड़ साहब भी अपनी बात को रखते थे और वो तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं तो और ज्यादा अथॉरिटी के साथ रखते थे। लेकिन जुडिशरी में यह मैसेज जा रहा था कि यह सरकार का पक्ष है और सरकार इससे बचना चाह रही है कि भैया जो बैलेंस है, हम जुडिशरी में रिफॉर्म तो चाहते हैं लेकिन कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि एक लिमिट से चीजें बाहर हो जाए। और जो धनखड़ साहब थे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोकल हो रहे थे और सरकार इससे सहज नहीं थी। तो ये कारण भी एक कारण है जो गिनाया जा रहा है। उसके बाद एक और बड़ा इंसिडेंट कल राज्यसभा के अंदर होता है। जेपी नड्डा जो थे वो बोल रहे थे, उससे पहले जो खड़गे साहब थे वो बोल रहे थे, उसके बाद उन खड़गे साहब ने कोई सवाल पूछा पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर और चीजों पे, तो जो नड्डा साहब है वो उठते हैं जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से, पक्ष रखने के लिए। और उन्हें धनखड़ साहब ही कहते हैं कि भैया खड़गे जी आप बैठ जाइए, नड्डा साहब इसका जवाब देंगे। और नड्डा साहब जब आप बोलने लगते हैं तो बहुत तेजी से हल्ला हंगामा करने लगता है। तो नड्डा साहब ये कहते हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ वो रिकॉर्ड में जाएगा जो मैं बोलूंगा। अब इस पे जो लेफ्ट विंग है, देखिए मैं इस तर्क से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन अब क्योंकि ये चीजें मार्केट में है तो मैं इसलिए बता रहा हूं। तो कहा जाने लगा कि जो धनखड़ साहब है उन्हें इस चीज को पसंद नहीं आया कि नड्डा साहब ने स्वतः ही, जो उनका एक तरीके से प्रेरोगेटिव किसका है, ये तो सभापति का है, जो चेयर पे बैठा है वो बताएगा ना, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नड्डा साहब कैसे बता सकते हैं? मुझे तर्क समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोग देर बता दिया आपको। एक कारण ये भी है। तो कुल मिलाकर जो धनखड़ साहब हैं उनका कहीं ना कहीं इक्वेशन सरकार से उस स्तर पर नहीं था जिस स्तर पर सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी। और बहुत पीछे बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत चीजें निकल कर भी आएंगी। और खबर तो ये भी, कुछ समय पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल पूछ लिए थे कि भैया किसानों के ऊपर जो आपने वादे किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति के अंदर ये शिवराज सिंह चौहान से कुछ हो गया, नड्डा साहब से कुछ हो गया, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि कोई इतने मंझे हुए राजनेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नड्डा साहब हो, अमित शाह हो या धनखड़ साहब हो, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर कोई इस्तीफा दे सकता है। और जिस तरीके से विपक्ष का भी रवैया रहा है धनखड़ साहब के खिलाफ, 6 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे थे, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी उनकी मिमिक्री उड़ाते हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर खड़ा दिखाई देता है, तो राज्यसभा में उनके लिए सहज स्थिति विपक्ष ने भी नहीं छोड़ी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कल्मिनेट हो गई और कुछ ना कुछ पीछे निश्चित तौर पर है, स्वास्थ्य कारणों के अलावा, जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक क्राइसिस सिचुएशन इसके लिए निश्चित तौर पर। बहुत लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है अभी राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए जो प्रोटोकॉल है, जो कानून कहता है, वो ये कहता है कि एक बार इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति एक्सेप्ट करे या ना करे, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, यानी उनका इस्तीफा हो चुका है। हाँ, अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से या किसी और वरिष्ठ मंत्री की तरफ से या कहीं से भी कोई ट्वीट, कोई जानकारी, उसके ऊपर अभी रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अभी रात को हुआ, पूरी रात थी, सरकार भी उस क्राइसिस सिचुएशन से निकल रही होगी कि भैया ये एकाएक क्या हो गया। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दिलवाया गया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा, मैंने तो वो थ्योरीज बताई जो मार्केट में अभी आई हैं, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि असल कारण क्या था। क्या इस्तीफा लिया गया है? क्या देखिए, या तो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है इन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से, यह सरकार ने इस्तीफा लिया है क्योंकि उनकी जगह किसी और को समायोजित करना है,
और हो सकता है कि उन्हें कोई और बेहतर जिम्मेदारी दी जाए, और उनकी जगह किन किन को समायोजित किया जा सकता है उनकी भी चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, मुझे हंसी उन सूत्रों पे आती है जिन्हें कल रात 8 साढ़े 8 तक ये नहीं पता था कि धनखड़ साहब का इस्तीफा होने वाला है, और अब वो ये भी बताने लगे हैं कि भैया उनकी जगह कौन ले सकता है। तो अब खैर, अब जब नाम आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि भैया कौन कौन आ सकता है, कौन संभावित है, और सरकार की तरफ से क्या समीकरण चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बात होगी। और मैं एक और इससे पहले एक लाइन बोल देता हूं कि बहुत लोग अभी ये कहने लगे हैं कि भैया ये जाट समाज का अपमान है, कि भैया देखो एक जाट व्यक्ति वहां था, सरकार को पसंद नहीं आया और उसे निकाल के बाहर कर दिया। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि वो कल तक धनखड़ साहब को संघी बताते थे और आज एकाएक इस्तीफे के बाद उन्हें याद आया ये तो जाट है, और भैया जाट बनाम सरकार कर दीजिए। यही तो चलता आ रहा है जातियों में कि फला जाति योगी से नाराज है, फला जाति मोदी से नाराज है, फला जाति सरकार से नाराज है, फला जाति उस जाति से नाराज है, चल रहा है। और उन्हें अब याद आ रहा है, और वो ये भूल जाते हैं इसी जाट को इस सरकार ने उपराष्ट्रपति भी बनाया, तब वो संघी थे। तो मुझे लग रहा है कि इस तर्क से भी बाहर निकलना चाहिए। अब बात कि कौन कौन संभावित नाम हो सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक नाम चल रहा है वो नीतीश कुमार का चल रहा है। तो मैंने एक बहुत अच्छा एक जगह ट्वीट भी पढ़ा, मैंने उसे बाद में ट्वीट भी किया कि जो लोग धनखड़ साहब की जगह नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति मान रहे हैं, देखिए धनखड़ साहब भी अस्वस्थ थे, नीतीश जी भी अस्वस्थ है, तो उनको तो माननीय काशीराम जी का सलाम पहुंचे, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे विश्लेषकों को। क्योंकि अगर एक अस्वस्थ व्यक्ति से आपको दूसरे अस्वस्थ, मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आती है, सोशल मीडिया में खबरें आती हैं कि नीतीश जी भी उस तरीके से स्वस्थ नहीं है, और अगर वो सत्य है तो वो अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो वो शायद उस हिसाब से वर्किंग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक एक्टिव व्यक्ति चाहिए राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा की कार्रवाई को चला सके। शायद उच्च स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। खबरें ये चलाई जा रही हैं कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, और जो उप मुख्यमंत्री होगा वो उनके बेटे को बनाया जाएगा। अगर ये होता है तो बीजेपी को दो झटके लगेंगे। सबसे पहले, एक ऐसे व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बना रहे हैं जो उस कार्यवाही को, उस दायित्व को उसी तरीके से निभा नहीं पाएगा। दूसरा, आप उन्हें बिहार से निकाल के लाएंगे और निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए वो चुनाव बीजेपी हार जाएगी, जीत नहीं पाएगा इंडिया अलायंस। क्योंकि आज नीतीश के चेहरे के बिना वहां पर एनडीए नहीं जीत सकता, वहां पे उन्हें बनाए रखना मजबूरी है। तो नीतीश कुमार तो उपराष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं, ये आप निश्चित तौर पर मान के चलिए 99.99%। बाकी सरकार में 100% की गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन 99.99% यह है कि वो नहीं बन रहे हैं। दूसरी खबर यह आती है कि राजनाथ सिंह जी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ताकि रक्षा मंत्रालय का पद खाली हो, उसमें अमित शाह को लाया जाए और गृह मंत्री किसी और को बनाया जाए, और इस तरह के समीकरणों पर बात चल रही है। योगी जी भी दिल्ली आए थे, उनसे भी बहुत सारी और देखिए इस पूरे एजेंडा में एक और चीज फेल हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया योगी जी को तो बस आज हटाया और कल हटाया, जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है योगी जी जरूर दिल्ली में पहले दिन, दूसरे दिन, एक दो दिन पहले पाए जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से लेकर और बहुत सारी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो मुझे याद आ रही हैं, उससे पहले योगी जी दिल्ली में होते हैं, और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं एक आध दिन होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यानी कि उनसे भी कंसल्टेशन चीजों को लेकर होती है। यानी योगी अप्रासंगिक नहीं है, योगी महत्वपूर्ण है इस सरकार में। यानी दिल्ली और लखनऊ का समीकरण खराब नहीं है, दिल्ली राय लेता है या कम से कम इन्फॉर्म करता है योगी को बहुत सारी चीजों के लिए। तो इन हाइंडसाइड में छोटी छोटी चीजों को भी अगर ध्यान रखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। उसके बाद एक दो नाम और हैं जो चर्चाओं में आ रहे हैं। दूसरा नाम है, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम ले रहा है, गुलाम नबी आजाद का नाम ले रहा है, आरिफ मोहम्मद खान का नाम लिया जा रहा है। बिहार से तो बल्कि 3-4 नाम चल पड़े हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, कि भैया नीतीश कुमार को शायद हो सकता है बनाया जा रहा हो सकता है कि भैया आरिफ मोहम्मद खान को बनाया जा रहा हो। राधा मोहन सिंह का नाम भी चला कि वो भी बनाए जा सकते हैं, और संभवतः जो हरिवंश जी हैं जो अभी उपसभापति है, कि उनका भी प्रमोशन हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति बन जाए, वो भी बिहार से आते हैं। तो 3-4 नाम तो यही, राजनाथ सिंह जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और उसके अलावा सुबह होते होते एक नया नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया, शशि थरूर।
कि हो सकता है कि शशि थरूर के लिए जगह खाली कराई गई हो और धनखड़ जी को कहा हो कि आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, थोड़े दिन बाद जब आप स्वस्थ हो जाएंगे कोई बेहतर पोजीशन या कुछ और बड़ी जिम्मेदारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शशि थरूर भी समायोजित हो सकते हैं, इसका भी नाम चल रहा है। मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी नाम चल रहा है। तो मतलब कल रात से ही कम से कम 20-22 लोग तो उपराष्ट्रपति ऑलरेडी बन चुके हैं। तो कई सारे नाम हैं जो लिस्ट में हैं। अब देखना है कि सरकार, देखिए अनएक्सपेक्टेड होगा ये एक्सपेक्ट करके चलिए इस सरकार के अंदर। जो लिस्ट में जो नाम है हो सकता है इनमें से कोई आए ही ना, कोई अलग ही नाम आ जाए। हर एक का अपना तर्क है, मायावती से लेकर और नीतीश कुमार तक हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार को मैं देख रहा था तो उन्होंने ट्वीट किया, अब काफी वैसे बीजेपी के अंदर की जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा कि 2 सिटिंग मिनिस्टर और शशि थरूर ये कैंडिडेचर की लिस्ट में है। बाकी तो तेजस्वी के कालजयी शब्द मुझे याद आते हैं, इस सरकार के जो सूत्र हैं वो तो डैश 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 के समान हैं, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि असल में अंदर हो क्या रहा है। जो भी है, जिन भी कारणों से इस्तीफा हुआ वो निश्चित तौर पर कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, क्योंकि धनखड़ साहब बहुत वोकल हैं, वो रुकेंगे नहीं, बताएंगे भैया सही में स्वास्थ्य कारण था, सरकार में खटपट थी, विपक्ष से खटपट थी, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी थी। इस समय के साथ और धनखड़ जी की जुबानी कभी ना कभी तो सामने आएगा, किताब के फॉर्म में, भाषण के फॉर्म में, किसी खड़े होकर किसी कार्यक्रम में वो बोल देंगे, कहीं कुछ तो आएगा। और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कारण नहीं है, और कौन उनका उत्तराधिकारी होगा ये भी जल्दी पता लग जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए। और अब लोग इसे इस चीज से भी जोड़ रहे हैं कि शायद ये चीजें पहले से प्री प्लान्ड भी हो सकती हैं, तभी कार्यकाल को जो ये मॉनसून सत्र का जो कार्यक्रम है उसे 13 तारीख से बढ़ाकर 21 तारीख किया गया था। अब नए उपराष्ट्रपति का भी होना है, तो बहुत कुछ है जो पीछे चल रहा है। अब मैंने वो सारी थ्योरी बताई जो जो सामने आई है, और भी बहुत कुछ हो सकता है पीछे, उस समय के साथ सामने निश्चित तौर पर आ जाएगा। लेकिन जो भी है, पहला दिन जबरदस्त रहा। और एक और चीज बता दूं, जिस विपक्ष को रेले रहते थे धनखड़ साहब, उसी विपक्ष अब एक तरीके से सरकार के लिए, क्योंकि थोड़ी स्थिति असहज है, जब तक कम्युनिकेशन क्लियर ना हो जाए सरकार के एंड से, तो विपक्ष भी अब मजे ले रहा है। जयराम रमेश सरकार से कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इनका इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए, सरकार उन्हें मनाए, धनखड़ साहब से बात करे। अरे भैया इस्तीफा हो गया, वो एक्सेप्ट है, कम से कम प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लिखित कानून है। बाकी आगे क्या होता है वो देखना है, लेकिन जो भी है इस्तीफा हो चुका है। आगे इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।